यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का आपका चैप्टर है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टॉपिक आपको, ये चैप्टर आपको कई सिलेबस में मेंशन है। अगर मैं बात करूं बी फार्मेसी की, तो बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आपको यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और भी कई सिलेबस में ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वी कैन से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारा क्या मतलब है वो भी डिटेल में देखेंगे। यूवी विजिबल क्यों लिखा गया है उसको भी समझेंगे, मतलब नाम को तोड़ तोड़ कर समझेंगे। यूवी विजिबल है तो क्यों लिखा गया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, और पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखेंगे कि ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये काम किस तरह से करता है और यहाँ पर हम सैंपल में क्या एनालाइज करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है किस तरह के डिटेक्शन में काम आता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है, क्या, कैसे और कब ये सैंपल को डिटरमाइन करता है, किस तरह का यहाँ पे सोर्स ऑफ रेडिएशन है, किस तरह का यहाँ पर मोनोक्रोमीटर है, किस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप है, किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होती है पूरी। तो इस पूरे लेक्चर को डिटेल स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। पर यहां पर जो इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सोर्स ऑफ रेडिएशन चाहिए होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ रेडिएशन वो होता है जहां से लाइट इमिट होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ सोर्स ऑफ रेडिएशन के बारे में समझेंगे। अब अंदर के एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन लैंप हो गया, तो ये सब डिटेल लेक्चर बाद में आएंगे। अभी एक ऊपर ऊपर से हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन होती है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक जनरल मैकेनिज्म क्या है और क्यों यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया है। तो देखो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यूनिट नंबर 1 बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, चैप्टर नंबर 1 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी समझेंगे, फिर यूवी विजिबल समझेंगे, फिर थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। उसके बाद जब फर्दर लेक्चर्स आएंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन को और भी डिटेल स्टडी हम करते जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ स्टार्ट करते हैं श्री गणेश करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले नाम से समझते हैं कि ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यहाँ पर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है और जो भी आपका मैटर होता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आपका जो भी मैटर है, मतलब कि जो भी आपका सैंपल है, उन दोनों के बीच का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी को कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई रिपीट, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ईएमआर और मैटर के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी करना, वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। मैटर आपका कोई भी सैंपल हो सकता है, जैसे कि आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया, आपका केमिकल कंपाउंड हो गया। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। इस केस में हम यूवी विजिबल के केस में हम मान लेते हैं कि हमारा सैंपल जो है प्रोटीन है। और आपको पता है प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आपका जो भी मैटर है उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, उसकी स्टडी करना, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ पर जो भी इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, ईएमआर और मैटर के बीच में।
अब मैटर क्या है? मैटर है आपका सैंपल, जैसे कि आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया, केमिकल कंपाउंड हो गया, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन हो गया। सपोज सैंपल है प्रोटीन, तो प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, और ये जो अमीनो एसिड हैं ये आपस में किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने दिखा भी रखा है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ये मैटर है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये दो तरह की प्रॉपर्टी शो करती है। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी दिखाती है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी शो करती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करती है आपकी ईएमआर। अगर मैं एग्जांपल दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी होती है, तो आपका है यूवी रेस, एक्स रे, गामा रे। ठीक है, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरह की रेडिएशन होती है, इस तरह की वेव होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो यूवी रे, एक्स रे, गामा रे। यहां पर हम यूवी रेस को यूज ले रहे हैं एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट्स व्हाई यहां पर बोला गया है इसको यूवी, और साथ में विजिबल रेस को भी यूज ले रहे हैं तो विजिबल। तो दोनों ही लाइट यहां पर यूज ली जा रही है यूवी एज ए ईएमआर, सो इट इज कॉल्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूवी विजिबल यूज ले रहे हैं तो इसीलिए इसको कहा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इन ईएमआर को, ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर मैं इन्हें अरेंज कर दूं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अगर मैं इनको अपनी वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज कर दूं तो ये मुझे देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई रिपीट, अगर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जैसे कि गामा रे, एक्स रे, यूवी रेस, इनको आप अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ अगर इनको अरेंज कर देते हो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, तो ये आपको देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां पर मैंने लिखा है, इफ वी अरेंज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ देन ए स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इस तरह से स्पेक्ट्रम मिलता है जब आप आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ सेट कर देते हो, तो आपको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जहां पर आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये वेवलेंथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कम डिस्टेंस है, आप देखिए ये यहां से लेकर यहां तक कितनी कम डिस्टेंस है, तो इसको बोल रहे हैं शॉर्ट वेवलेंथ। और आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। आप देख सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ होती है आपकी गामा रेस की और लॉन्ग वेवलेंथ होती है आपकी रेडियो वेव्स की। आई रिपीट, शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेस की। लॉन्ग वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। आप देख सकते हैं इधर से जब आप इधर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपकी वेवलेंथ जो है बढ़ती जा रही है, मतलब कि आप देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब कि वेवलेंथ जो है बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेस की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेस की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। अब ध्यान से सुनो, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जैसे कि गामा रेस सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, मतलब कि वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेवलेंथ कम है ना, तो अगर आप वेवलेंथ को कम करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वही लिखा है कि वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब कि गामा रेस की वेवलेंथ तो कम है पर उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं आपका रेडियो वेव्स, इसकी वेवलेंथ तो ज्यादा है पर इसकी एनर्जी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों ही कम है। क्लियर हो गया आपको? तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बोला कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ आप अरेंज कर देंगे तो आपको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल। इंस्ट्रूमेंटेशन देखने वाले हैं, मतलब कि ये जो यूवी विजिबल है ये किस तरह से काम करता है, क्या इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर मैंने लिखा है लैंप। ये जो आपका लैंप होता है और वी कैन से सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है लैंप पे तो लाइट को प्रोड्यूस करेगा। कितने वेवलेंथ की लाइट को ये प्रोड्यूस करता है?
200 टू 800 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को ये प्रोड्यूस करता है और इसी को आप बोलते हो यूवी विजिबल। अगर मैं स्प्लिट करके बताऊं तो 200 से 400 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो होती है यूवी लाइट, और आगे 400 से 800 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो होती है विजिबल लाइट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है 200 टू 800, तो इसके बीच में दोनों आ गया, यूवी भी आ गया, विजिबल भी आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जो भी आपका लैंप है, वो प्रोड्यूस करता है किस वेवलेंथ की लाइट, 200 टू 800 नैनोमीटर, मतलब कि आपका यूवी विजिबल। उसके बाद जैसे यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है वो आती है सबसे पहले मोनोक्रोमीटर में। देखो ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हुई सबसे पहले वो आती है मोनोक्रोमीटर में। मोनोक्रोमीटर बना होता है तीन चीजों से मिलकर। ये है आपका एंट्री स्लिट, यहाँ से लाइट एंटर हो रही है तो एंट्री स्लिट। ये है आपका एग्जिट स्लिट, यहाँ से लाइट एग्जिट हो रही है तो एग्जिट स्लिट। और ये है आपका प्रिज्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है और वो लाइट जो है अंदर आ रही है, पैरेलल आ रही है आपके प्रिज्म के ऊपर, जो एंट्री स्लिट होता है। और वीकेंड से जो फर्स्ट स्लिट होता है उसका काम ही यही होता है कि जो भी लाइट के पार्टिकल्स है, जो भी लाइट के फोटोन है, उनको पैरेलली अरेंज करके आपके प्रिज्म के ऊपर गिरवाना। अब ये प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर जैसे ही लाइट आती है यहाँ पर बनता है वेबग्योर। सुना है ना वेबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ऐसे करके कलर्स बन जाते हैं, वेबग्योर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको एग्जिट स्लिट दिखा रखा है, ये जो आपका सेकंड वाला स्लिट है, दिस वन, ये जो आपका एग्जिट स्लिट है, यहाँ से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही पार होती है, मतलब कि ट्रांसमिट होती है, निकलती है बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ दो लाइट ही यहाँ पर ट्रांसमिट हुई है, बाहर निकली है, और दोनों इक्वल है। एक है आई नोट, दूसरी भी आई नोट। ठीक है, यहां से जो दो लाइट पास होती है, एक लाइट तो जाती है रेफरेंस सेल के ऊपर और दूसरी लाइट जाती है सैंपल सेल के ऊपर। अब यहाँ पर है सैंपल सेल, यहाँ पर है आपका प्रोटीन, और ये जो आपका रेफरेंस सेल है यहाँ पर होता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिलिका और क्वार्ट्ज का बना होता है, क्यूवेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूवेट्स, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें बफर सॉल्यूशन होता है, और यहां से जिस इंटेंसिटी की लाइट आती है, जैसे आई नोट की लाइट आ रही है तो आई नोट की लाइट ही बाहर निकलेगी। जितनी इंटेंसिटी की लाइट पहले थी, यहां से इस रेफरेंस सेल से पास होने के बाद भी लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही रहती है, क्योंकि ये एक तरह का ब्लैंक सॉल्यूशन है। पर अगर मैं बात करूं नीचे वाले केस में, तो यहां पर है आपका सैंपल। तो यहाँ पर जो भी लाइट आती है वो इस सैंपल में एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे मान लीजिए सैंपल है, यहाँ पर आपका प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं, और उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर सैंपल में क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का बना होता है। अमीनो एसिड कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं। उन एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर डबल बॉन्ड होता है, रिंग होता है, और वी कैन से यहाँ पर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कभी भी लाइट आती है, जब कभी भी यहाँ से किसी भी इंटेंसिटी की लाइट आती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इनका, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, पर जैसे ही लाइट सैंपल पर गिरेगी, एरोमेटिक अमीनो एसिड में जो डबल बॉन्ड होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहां पर क्या चेंजेस आते हैं? उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट का कंजप्शन हो गया, लाइट यहाँ पर थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ पर जो लाइट निकलेगी वो सेम इंटेंसिटी की नहीं निकलेगी। ठीक है, इधर तो सेम इंटेंसिटी की निकल रही थी क्योंकि ये रेफरेंस सेल है, क्योंकि ये ब्लैंक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। पर यहां पर जो सैंपल वाला कंडीशन है, यहां पर सेम इंटेंसिटी की लाइट नहीं निकलेगी। यहां पर जो भी लाइट निकलेगी वो कम निकलेगी। जैसे मान लीजिए पहले इंटेंसिटी थी 15, अभी 5 रह जाएगी। तो जो लाइट निकल कर आ रही है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहां पर जो भी ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। फिर उसके बाद वो डिटेक्टर पे जाते हैं, और डिटेक्टर से फाइनली रिकॉर्डर पे आपको ग्राफ ऑब्टेंड हो जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर सैंपल में कितना कंसंट्रेशन था। क्योंकि मान लीजिए लाइट आई और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई, तो आप कह सकते हैं कि सैंपल में बहुत ज्यादा प्रोटीन था।
तो हम ये बता सकते हैं कि सैंपल में कितने कंसंट्रेशन में प्रोटीन था, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई मतलब उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्रोटीन था, तभी तो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, तभी तो लाइट कम बाहर निकली। ठीक है, तो ये पूरा काम चलता है। सबसे पहले लैंप हो गया आपका, फिर मोनोक्रोमीटर हो गया जो कि 3 चीजों से मिलकर बनता है, एंट्री स्लिट, प्रिज्म, एग्जिट स्लिट। फिर यहां से एग्जिट स्लिट में से स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है निकलती है और 2 लाइट यहां से पास होती है। एक जाती है आपके रेफरेंस सेल के ऊपर जिसमें आपका बफर सॉल्यूशन है, जिसमें आपका ब्लैंक सॉल्यूशन है, जिसमें लाइट जो भी जा रही है, जिस भी इंटेंसिटी की लाइट जा रही है उतनी ही इंटेंसिटी से लाइट बाहर निकलेगी, क्योंकि ये ब्लैंक सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं होगा लाइट का। पर नीचे वाले केस में बात करें तो आई नोट इंटेंसिटी की लाइट थी, अब यहाँ पर कम रहेगी, आई नोट से कम रहेगी, क्योंकि सैंपल सेल में आपका प्रोटीन है या कुछ भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके इलेक्ट्रॉन, जो भी सैंपल में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए और यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तो जो भी लाइट निकलेगी वो कम इंटेंसिटी की निकलेगी। उसके बाद ये लाइट आगे जाके डिटेक्टर पे जाएगी, डिटेक्टर से ये रिकॉर्डर पे जाएगी और यहाँ पर ग्राफ बनेगा। उस अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा सैंपल का कंसंट्रेशन रहेगा लाइट उतनी ही ज्यादा यहाँ पे रुक जाएगी। चलिए इसकी थ्योरी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुनते जाना, मजे आएंगे आपको। लैम्प प्रोड्यूस लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 टू 800 नैनोमीटर। हमने देखा था सबसे पहले जो आपका लैंप होता है वो 200 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपका यहाँ पे बता रखा है कि यूवी की लाइट जो होती है वो 200 से 400 नैनोमीटर होती है और जो आपकी विजिबल लाइट होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। इसकी वजह से इसको यूवी विजिबल लाइट कहा गया है। उसके बाद मोनोक्रोमीटर की बात करी, जहां पर 2 स्लिट होते हैं, एक एंट्री स्लिट होता है, एक एग्जिट स्लिट होता है। एग्जिट स्लिट जो होता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करता है और मोनोक्रोमीटर में एक प्रिज्म होता है और 2 स्लिट होते हैं, एक एंट्री एक एग्जिट। और प्रिज्म जो है लाइट जैसे ही आती है प्रिज्म उसको वेबग्योर में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर लिखा है देखो मैंने, जो फर्स्ट स्लिट होता है, रोल ऑफ फर्स्ट स्लिट ऑफ मोनोक्रोमीटर इज टू फॉल द फोटोन पार्टिकल ऑफ लाइट विच इज प्रोड्यूस बाय द लैम्प पैरेलल टू द मोनोक्रोमीटर। जो भी आपका मोनोक्रोमीटर होता है, देखो ध्यान से, ये आपका एंट्री स्लिट, ये आपका प्रिज्म, ये आपका एग्जिट स्लिट और ये आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन। जो भी लाइट यहाँ से आ रही है वो पैरेलली जाएगी आपके मोनोक्रोमीटर पे और वीकेंड से आपके प्रिज्म पे। उसके बाद जैसे ही लाइट प्रिज्म पे आती है, नाउ प्रिज्म कन्वर्ट द यूवी विजिबल लाइट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे कि आपका वेबग्योर। अब जब सेकंड स्लिट की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका एग्जिट स्लिट है, वहां से क्या होने वाला है, फ्रॉम द सेकंड स्लिट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट इज पास्ड। मैंने आपको बोला ना कि जो एग्जिट स्लिट होती है वहां से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है पास्ड होती है, तो वही लिखा है फ्रॉम द सेकंड स्लिट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट इज पास्ड एंड दिस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कन्वर्टेड इनटू 2 रेज ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 रेज निकल रही है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहां से 2 रेज स्प्लिट हो रही है, दोनों की इंटेंसिटी जो है सेम है, आई नोट दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। ठीक है, यहां पर लिखा भी है दिस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट कन्वर्टेड इनटू 2 रेज ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। अब यहां पर जो 2 रेज बनी है, जिसमें जो पहली रे है, आप देख सकते हैं पहली रे जो है वो जाएगी रेफरेंस सेल के पास, तो उसकी बात करते हैं रेफरेंस सेल की। द फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज टू द रेफरेंस सेल और वी कैन से क्यूवेट। क्या बोलते हैं उसे? क्यूवेट बोलते हैं। तो या तो आप रेफरेंस सेल बोल लीजिए या फिर आप क्यूवेट बोल लीजिए, एक ही बात है। तो जो लाइट आ रही है, फर्स्ट लाइट जाएगी आपके क्यूवेट पे और वी कैन से रेफरेंस सेल पे। और ये जो रेफरेंस सेल होता है, ये जो क्यूवेट होता है, ये बना होता है ग्लास का या फिर क्वार्ट्ज का और इसमें सैंपल रखा होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो क्यूवेट होता है, जो आपका रेफरेंस सेल होता है, यहाँ पर ब्लैंक सॉल्यूशन होता है और वी कैन से बफर सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैंपल तो है नहीं, तो यहाँ से जो भी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है वैसे ही इंटेंसिटी की लाइट जो है पार होने की बात भी होगी। देखो, रेफरेंस सेल या फिर क्यूवेट ओनली कंटेन बफर सॉल्यूशन और ब्लैंक सैंपल। ड्यू टू दिस द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट रे ऑफ लाइट विल बी द सेम इवन आफ्टर इट पासेस फ्रॉम द रेफरेंस सेल। चाहे वो लाइट रेफरेंस सेल से पास ही क्यों ना हो जाए, उसकी इंटेंसिटी जो पहले थी अभी भी वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक सैंपल है, क्योंकि यहाँ पर बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर किसी भी तरह का इंटेंसिटी में लाइट की चेंज नहीं आएगा।
बिकॉज रेफरेंस सेल डज नॉट कंटेन एनी सैंपल। क्लियर है? वही बात करता हूं सेकंड रे की, जो कि आपकी जाती है सैंपल सेल पे। और आपको पता है सैंपल सेल में क्या होता है, आपका सैंपल होता है, जैसे कि प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, प्रोटीन आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। एंड अमीनो एसिड क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे आपका ट्रिप्टोफेन हो गया, आपका टायरोसिन हो गया, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। अब ये एरोमेटिक अमीनो एसिड डबल बॉन्ड रखते हैं, रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं, और ये लाइट एनर्जी को यूज ले लेते हैं। और ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं लाइट को यूज करके। यहां पर लिखा भी है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ अमीनो एसिड मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट और वी कैन से ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट और वी कैन से एक्साइटेड स्टेट आफ्टर द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को यूज करके, यूवी विजिबल लाइट की रेडिएशंस को यूज करके ये सब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अमीनो एसिड के, वो लोअर एनर्जी स्टेट और वी कैन से ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट और वी कैन से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द सैंपल सेल इज डिक्रीज। ऑब्वियसली जो भी इंटेंसिटी होती है लाइट की वो डिक्रीज होगी सही, क्योंकि सैंपल से पास होके जा रही है तो यही लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो बहुत ही कम इंटेंसिटी आएगी। जो भी ट्रांसमिटेड लाइट होगी, जो भी लाइट पार होके निकलेगी, आर पार होके निकलेगी, जो भी पार होने वाली लाइट है, जो भी ट्रांसमिटेड लाइट है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, देखो आपको भी आइडिया लग ही जाएगा। अब ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए आपका सैंपल है, यहां से लाइट जो है पास हो रही है। पहली कंडीशन, अगर आपका सैंपल ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है? सर सीधी सी बात है, अगर सैंपल ज्यादा होगा मतलब प्रोटीन ज्यादा है, मतलब कि ये जो लाइट है ये यहीं पर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब मैं आपसे बोलूंगा ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन में क्या है, अमीनो एसिड, कई तरह के अमीनो एसिड, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड, वो सब क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट भेजेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा सैंपल होगा तो लाइट का एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, और जो लाइट निकल के आने वाली है ट्रांसमिटेड लाइट, वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि सारी लाइट तो अंदर आ चुकी है। तो जब सैंपल ज्यादा होता है, और वीकेंड से जब सैंपल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो ज्यादा होता है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट निकल कर आ रही है वो कम आएगी। अब दूसरा कंडीशन देखो, यहां पर सैंपल है, यहां पर इंटेंसिटी की लाइट है जो कि आ रही है आई नोट, पर यहां पर जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ये जो सैंपल का क्यूवेट है आपका, ये जो आपका सैंपल सेल है, ये जो आपका क्यूवेट है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। अब अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो जब लाइट यहां से आएगी, धीरे 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 आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, पाथ लेंथ ज्यादा है। क्या बोलोगे आप? पाथ लेंथ ज्यादा है, आपका क्यूवेट की लेंथ ज्यादा है। तो उस कंडीशन में लाइट धीरे 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 आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो भी आपके सैंपल होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि इस बार लंबाई ज्यादा है, लाइट को आगे बढ़ने में थोड़ा दूरी लग रही है, क्योंकि पाथ लेंथ ज्यादा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे अगर ये लाइट आगे बढ़ेगी, सपोज ये लाइट धीरे 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 आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अल्टीमेटली जो भी लाइट निकलेगी वो भी कम इंटेंसिटी की निकलेगी बहुत। तो यहां पर ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम कब हो रही है? जब या तो पाथ लेंथ ज्यादा हो या फिर सैंपल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ये दो कंक्लूजन निकले। तो यहां पर लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, या तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो सैंपल का, और वी कैन से प्रोटीन का, या फिर आपका जो क्यूवेट है उसकी पाथ लेंथ ज्यादा हो। ठीक है, देखो यहां पर लिखा भी है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इफ प्रोटीन कंसंट्रेशन इज मोर इन द सैंपल देन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज मोर। चलिए सेकंड देखते हैं, यहां पर लिखा है इफ मोर द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट देन मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ज्यादा पाथ लेंथ है तो लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, और उतनी देर में तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे लाइट को, और जो भी यहां से लाइट निकलेगी ट्रांसमिटेड लाइट, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब ये जो दो फैक्टर है, एक तो आपका कंसंट्रेशन हो गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया आपका? पाथ लेंथ हो गया। तो आपने लो सुना होगा, बियर लैम्बर्ट्स लो, हाईलाइट कर देता हूं, अगर आप शाम को देख रहे हो तो लेक्चर के बाद तैयार हो जाओ, ठीक है। बियर लैम्बर्ट्स लो,
तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है वो सुनो। दो साइंटिस्ट थे, एक तो बियर एक लैम्बर्ट। तो जहां पे पाथ लेंथ की बात आ जाए, एल से लेंथ, एल से लैम्बर्ट, ये वाला काम किसने किया था? लैम्बर्ट ने किया था। देखो, एल से लेंथ, एल से लैम्बर्ट, ठीक है। तो ये जो पाथ लेंथ का कंसेप्ट है ना, ये लैम्बर्ट ने दिया था। और ये जो कंसंट्रेशन का कंसेप्ट है कि कंसंट्रेशन ज्यादा तो लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, ये बियर ने दिया था। तो ये हो गया बियर लैम्बर्ट लॉ। मतलब कि लाइट का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, जो कि दिया था आपको बियर ने, और दूसरा है पाथ लेंथ, जो कि आपको दिया था लैम्बर्ट ने। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल एंड पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट, और वी कैन से सैंपल सेल। क्लियर? तो यहां पर क्लियर लिखा है कि अगर आपकी लाइट पास होती है रेफरेंस सेल से, तो उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम नहीं होगी, क्योंकि रेफरेंस सेल है। ये देखो, यहां पर ये रेफरेंस सेल है, तो ये तो ब्लैंक है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर सैंपल सेल से आपकी लाइट पास होती है तो इंटेंसिटी कम होगी, ये यहां पर साफ साफ मेंशन है। So after passes the light from the reference cell, intensity of light will be same. But after passes the light from the sample cell, the intensity of light will decrease. ठीक है। अब फाइनली जो लाइट होती है वो आपके सैंपल सेल से, रेफरेंस सेल से होते हुए जाती है डिटेक्टर पे। देखो यहाँ पर मैंने नीचे बता रखा है कि जो भी ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो डिटेक्टर पे जाती है, और डिटेक्टर से आगे वो जाती है रिकॉर्डर पे। अब डिटेक्टर क्या करेगा? नाम से पता लग रहा, डिटेक्ट करेगा कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है। देखो हम यहां पर क्या क्या चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है सैंपल में। दूसरा, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि सैंपल की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि अगर वहां पर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो गई मतलब कि सैंपल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर वहां पर कम लाइट एब्जॉर्ब हुई है मतलब कि सैंपल की कंसंट्रेशन कम है। तो इसकी मदद से हमें सैंपल का कंसंट्रेशन पता लग जाएगा और लाइट कितनी निकल रही है वो भी पता लग जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर वी कैन फाइंड और डिटेक्ट द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। जो लाइट निकल कर आ रही है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। And with the help of this we can detect the protein concentration and absorption of light. प्रोटीन कंसंट्रेशन से हमारा सीधा सा मतलब है कि हमारा जो क्यूवेट है उसमें कितना सैंपल है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कंसंट्रेशन और ट्रांसमिटेंस। एक बात बताओ कि अगर आपके सैंपल में, सैंपल सेल में, जैसे मान लीजिए क्यूवेट है और वी कैन से सैंपल सेल है, और यहाँ पर आपका प्रोटीन है, यहाँ से लाइट आ रही है आई नोट, ठीक है, और यहाँ से ये आई नोट से कम वाली लाइट जो है ट्रांसमिटेड लाइट निकल रही है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एक बात बताइए, जितना ज्यादा प्रोटीन का कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा ये जो लाइट है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ से जो बाहर लाइट निकलेगी वो उतनी ही कम निकलेगी, और जो लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होता है सैंपल का और वी कैन से प्रोटीन का, जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो उतनी ही कम होती जाती है। तो आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ट्रांसमिटेंस जो है कम होती जा रही है। आप देखो ये ट्रांसमिटेंस जो है नीचे गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, और जितना ज्यादा सैंपल का कंसंट्रेशन रहता है जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होकर निकलेगी वो उतनी ही कम निकलेगी। तो सीधा सा कंसेप्ट है, ट्रांसमिटेंस जो है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा जब सैंपल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी करा है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और सैंपल इंक्रीजेस द ट्रांसमिटेंस ऑफ लाइट इज डिक्रीजेस। अब अगर इस ट्रांसमिटेंस को मैं एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में लिखूं, मतलब कि जितना ज्यादा सैंपल, प्रोटीन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, तो जो लाइट यहां से आ रही है इंटेंसिटी की, वो लाइट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि सैंपल ज्यादा है। ट्रांसमिटेंस लाइट तो कम निकलती है पर ये लाइट एब्जॉर्ब तो ज्यादा होगी ना। तो हम ये कह सकते हैं जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब कि सैंपल की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्बेंस होती है। आप देख सकते हैं ये जो है स्ट्रेट लाइन है, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो यहां पर हियर वी चेक कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है। So we can say this type of spectroscopy is also known as quantitative spectroscopy, or we can say
क्वांटिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अगर आप एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो आप इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वी कैन से यूवी विजिबल क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर हुआ आपको? तो हमने देखी दो ग्राफ, सबसे पहले ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, फिर हमने देखा कि ट्रांसमिटेंस को अगर हम एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आता है log 1/t। आप देख सकते हैं एब्जॉर्बेंस यहाँ पर log 1/t है। तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के ग्राफ हमने करा। उसके बाद हमने देखा कि जब हम एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी। तो वी कैन से क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा मैक्स का कंसेप्ट। यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर है लैम्डा मैक्स, मतलब कि लाइट की वो ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जहां पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, तो उसी को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। ऐसी वेवलेंथ जहां पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। और इस ग्राफ की मदद से हम यहाँ पर सैंपल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सैंपल है, अब सैंपल में प्रोटीन के साथ कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लैम्डा मैक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लैम्डा और एब्जॉर्प्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता लग जाता है कि सैंपल में कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं है। जैसे सैंपल आपका प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड लैम्डा। एंड लैम्डा मैक्स क्या होता है? एक ऐसी जगह, एक ऐसी वेवलेंथ ऑफ लाइट जहां पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। तो इसकी मदद से हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी का पता लग रहा है कि प्रोटीन के साथ कोई फालतू तो ऐड नहीं है, क्वालिटी का पता कर रहे हैं। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वी कैन से यहाँ पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। इससे पहले हमने देखा ये ग्राफ आपको याद रखना है और ये ग्राफ आपको याद रखना है। उसके पहले हमने देखा था बियर लैम्बर्ट लॉ, और ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन का लेक्चर आएगा उसमें लैम्प देखेंगे कि लैम्प कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर रेफरेंस सेल, सैंपल सेल, डिटेक्टर, रिकॉर्डर, इन सबको डिटेल में देखेंगे कि डिटेक्टर कौन कौन से होते हैं आपका, जैसे फोटो मल्टीप्लायर, ट्यूब वगैरह वगैरह। तो कई तरह के डिटेक्टर्स यूज होते हैं आपके यूवी विजिबल में, तो उनको डिटेल में देखेंगे। एक आइडिया हमें लग गया कि ये काम कैसे करते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो गया हमारा। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि जब भी वीडियो पब्लिक होती है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे अपडेट आता है। मीम्स, अपडेट्स, पोल्स, एमसीक्यू सब कुछ आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और आपके एप्लीकेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक को ओपन करिए, डाउनलोड करिए, और अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो जाके सर्च कीजिए हर प्लेटफॉर्म पे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो और आपके लिए मैं लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।